लोग क्या देख रहे थे? हाँ, कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट देख रहे थे, है ना? और चुप हो जाओ यार। और मतलब ये देखे थे कि पूरा एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर है क्या, है ना, किस तरह से बनता है, किस तरह से काम करता है, कब रन होता है ना। और उसमें ये भी बताया था ना कि स्टैटिक कीवर्ड नहीं हो सकता, रिटर्न टाइप नहीं हो सकता, है ना, वाइड नहीं हो सकता, है ना, हर चीज़ की रीजनिंग बताई थी ना कल। और एक बात ये बताया था, कंस्ट्रक्टर दो टाइप के हो सकते, एक को बोलते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट, और एक को बोलते हैं पैरामीटराइज। बहुत कोई अंतर नहीं है डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज में, बस एक छोटा सा अंतर है कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। मतलब अगर कोई, जैसे ये प्रिंट प्रैक्टिस क्लास है, इसके अंदर देखो कोई पैरामीटर है इसे कंस्ट्रक्टर में नहीं है ना। कोई भी अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहे तो सीधे लिखेगा न्यू प्रिंट प्रैक्टिस, इस तरह से। अब क्या होगा, प्रिंट प्रैक्टिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट बना के देने से पहले सबसे पहले क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। इसके अंदर अब 1 लाइन लिखी हो, 10 लाइन लिखी हो, 100 लाइन लिखी हो, इस कंस्ट्रक्टर के कोड को क्या करेगा, चलाएगा। यही है ना। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटर मांगता है, जैसे मान लो ये कंस्ट्रक्टर है, मान लो ये जैसे अगर ये लिखा है इंट नम, क्या मतलब हुआ इसका कि प्रिंट प्रैक्टिस एक भैया क्या है, कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटर मांग रहा है, वो भी किस टाइप का, इंट टाइप का है। अब लेकिन अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है इस क्लास के अंदर, इसके अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब फर्क दिखेगा, अब आप सीधे इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि भाई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन चलेगा, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर इंट मांग रहा है, कौन देगा भाई? अगर किसी मेथड को पैरामीटर नहीं दोगे और कहोगे मेथड से चलने को, तो क्या चलेगा, क्या मतलब हुआ इसका, कोई सेंस बना? तब तो ये देखो ध्यान से, अब तुमको यहाँ पे, और देखो ये बताएगा भी साफ साफ, अगर क्या रहा है ना, ऐड आर्गुमेंट टू मैच ये देखो कह रहा है कि प्रिंट प्रैक्टिस को इंट चाहिए। जब कभी ऐसा दिख जाए किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, एरर दे, कर्सर ले जाओ और कहे ऐड आर्गुमेंट टू मैच, तब समझ जाना तुरंत कि भैया अब ये पैरामीटर मांग रहा है, आर्गुमेंट मांग रहा है। और तुरंत एक बात ये समझ जाना कि इस लग रहा है इस क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर मांग रहा है। कभी इसके पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कोई पैरामीटर मांगता था? नहीं ना। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में पैरामीटर नहीं चाहिए, लेकिन अगर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है और वो भी कैसा, पैरामीटराइज्ड, तब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पैरामीटर भेजना पड़ेगा। यही बता रहा है ना। हाँ क्या कह रहे हैं? तो नहीं, एकदम नहीं बोलता कुछ। लो भाई देख लो, अब बन गया ये डिफॉल्ट। कह रहा भाई कुछ अलग से नहीं बोल रहा, कह रहा भाई सही लिख रहे हो। लेकिन अगर किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड हुआ, मतलब इसमें पैरामीटर हुआ, जैसे मान लो हुआ क्या, स्ट्रिंग एक्स लिख दिया, अब फर्क पड़ जाएगा क्या, यहाँ जो ऑब्जेक्ट बना रहा है उसके ऊपर अब नहीं बना सकता। सीधी बात है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा ना। कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग मांग रहा है ना, तो कौन देगा भाई? जो ऑब्जेक्ट बना रहा है वही देगा, कोई दूसरा क्या देगा? यही देगा ना। इसीलिए एरर दे रहा है। देखो साफ साफ कर्सर ले जाओ, फिर बोलेगा। अब क्या बोलेगा, ऐड आर्गुमेंट टू मैच प्रिंट प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, स्ट्रिंग। पहले कह रहा था इंट, क्योंकि पहले कंस्ट्रक्टर क्या मांग रहा था, इंट। अब यहाँ स्ट्रिंग भेज दो, बस। स्ट्रिंग का क्या मतलब है, डबल कोट्स। लो भाई ब्लैंक ही भेज दो। अब सही, क्लियर है। और जैसे मान लो एक क्लास हो, ध्यान समझना, एक क्लास हो, कोई भी एक क्लास है,
और वो क्लास आपको कोई दिखा नहीं रहा, तो अगर उस क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्या है, जैसे मान लो ये प्रिंट प्रैक्टिस क्लास है कि नहीं, इसके अंदर कैसा कंस्ट्रक्टर है, मान लो पैरामीटराइज्ड है, हमने क्या कर दिया डिफ़ॉल्ट। मान लो किसी को ये प्रिंट प्रैक्टिस क्लास दिखाई न जाए और सिर्फ ये दिखाया जाए, यूट्यूब प्ले क्लास, मान लो कोई क्लास में नया है उसको दिखाइए, हम कहे देखो इसे, वो देखा है यूट्यूब प्ले नाम की क्लास है, उसमें मेन मेथड है, उसमें लिखा है कोड, फिर लिखिए लाइन नंबर 11, उससे पूछो कि प्रिंट प्रैक्टिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, प्रिंट प्रैक्टिस एक क्लास है कि नहीं, वो कहेगा हाँ है क्लास, क्योंकि तुम बना रहे हो क्या इसका ऑब्जेक्ट है क्लास। तुम उससे पूछो कंस्ट्रक्टर है या नहीं, तो वो नहीं बता सकता। कैसे बताएगा बताओ भाई, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं भी रहता है तब भी तो ऑब्जेक्ट भैया ऐसे ही बनता है, और कंस्ट्रक्टर रहता भी है, कौन सा कंस्ट्रक्टर, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता भी है तब भी ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना। कोई ये देख के बता नहीं सकता कि भाई यहाँ पे इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है या नहीं। सर ये तो बोल सकते हैं ना कि कंस्ट्रक्टर है लेकिन उसके अंदर कुछ कोड नहीं है ना वो सब छोड़ो, ये देखो अभी इसको यहाँ हटा दिया, हम अपने बनाए हुए कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। अभी इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है सामने दिख रहा हुआ नहीं है ना, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट बनता है, वो ठीक है, वो जेवीएम लेवल पे उसकी बात हम नहीं करते। ये देखो न्यू ब्रांड, यहाँ पे देख के तुम ये नहीं कह सकते कि किसी ने पीछे कंस्ट्रक्टर बनाया है या नहीं बनाया। हो सकता है बनाया भी हो सकता है बनाया ना भी हो। अगर मान लो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाया होगा खुद से, तब भी क्या होगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन मान लो अगर इसके पास क्या रहा होता, पैरामीटराइज्ड, मान लो ये मांग रहा होता इंट, अब तो जो ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको इंट भेजना पड़ेगा ना। देखो ऐड आर्गुमेंट टू मैच बोल रहा है कि नहीं, कह रहा है इंट भेजो, अब यहाँ पे इंट भेज दिए। अगर अब कोई आए और उससे पूछो कि प्रिंट प्रैक्टिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है या नहीं, तो क्या कंफ्यूज होगा वो? नहीं, वो कहेगा एकदम भाई है। तुम ही बताओ, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आर्गुमेंट या पैरामीटर दे रहे हो कि नहीं? ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आर्गुमेंट या पैरामीटर की जरूरत नहीं होती। अगर आर्गुमेंट बनाने के टाइम पे तुम पैरामीटर या आर्गुमेंट दे रहे हो तो वो उसके कंस्ट्रक्टर के लिए ही दे रहे हो। और क्या सेंस है भाई यहाँ 10 भेजने का, 20 भेजने का? आज तक ऑब्जेक्ट बनाए कोई वैल्यू भेजे? आज भेजना मजबूरी है, क्योंकि इस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, वो मांग रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, देने पड़ा। अब ये देखो, अब अगर कोई ये देखेगा, ध्यान से देखना, तो वो जान जाएगा कि 100% प्रिंट प्रैक्टिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है। नहीं तो ये जो पैरामीटर या आर्गुमेंट है किसके लिए जा रहा है भाई? कंस्ट्रक्टर के लिए ही तो जाएगा। क्लियर है ये? और अच्छा, यहाँ भी देख के तो नहीं लग रहा है ना कि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है या नहीं है? देख के पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है। और भाई अगर हम देख के बोले तो नहीं बता सकते, क्रोम ड्राइवर का कोड हम देखे नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा ले रहे हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि हम बस एक लाइन यही चला के देखे, कौन सी? लाइन नंबर 13, और इसी से हमें कुछ काम होता हुआ दिखा। तब हमें तुरंत समझ में आ गया भाई काम कैसे हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट बनने पे। भाई काम तो होता है कोड चलने पे ना, ऑब्जेक्ट बनने पे तो जनरली कोड चलता नहीं। लेकिन अगर मेरे पास क्या हो, कंस्ट्रक्टर हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड लिखा हो, तब वो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे चलेगा। जैसे हम लोग ये जान गए थे कि नहीं कि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो, लाइन नंबर 14 पे हम क्या लगा रहे हैं, ब्रेक पॉइंट, और यहाँ से अभी हम इसको क्या कर दें, डिबग मोड में कर दें, लाइन नंबर 13 चलाएगा, रुक जाएगा, लेकिन देखो ब्राउजर क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। जबकि ऑब्जेक्ट बनने पे कोई ब्राउजर लॉन्च नहीं होता। देखा है ना, यहाँ हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है।
जो कि ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे चल रहा है, और उसी के अंदर उन्होंने ब्राउज़र लॉन्चिंग का कोड लिख रखा है। ठीक है, सर क्या अपने अकॉर्डिंग सेलेनियम के कोड में चेंज करके अपना ऑटोमेटिक कर सकते हैं? एकदम कर सकते हो भाई। सेलेनियम है, ओपन सोर्स है, कहने का क्या मतलब है, भले तुम्हें बाइट कोड दिख रहा है, ढूंढोगे तो इसका सोर्स कोड भी इजीली मिल जाएगा, सोर्स वर्जन एकदम कर सकते हो। लेकिन ये हेडक हम पाले क्यों? प्रॉब्लम ये है कि ये हेडक हम पाले क्यों? हम सेलेनियम को ही यूज करके अपने हिसाब की चीज बना लेंगे, बजाय कि सेलेनियम के अंदर जाकर। और सबसे बड़ी बात है, मान लो कर दिए, सेलेनियम तो 20 दिन बाद नया वर्जन निकाल देगा, तो हम क्या करेंगे? अब नए वर्जन में उसने नई खूबी दी, वो तो हमें नहीं मिल पाएगी ना। नया वर्जन यूज करेंगे तो जो 3-5 किए हैं पुराने वर्जन में वो मिस हो जाएगा। तो इसलिए कोई इसका कोई सेंस नहीं। करने को तो है ही, सेलेनियम देता ही अपना सोर्स कोड, सेलेनियम अपना कोड दे देता है, आप देख लो, अगर कोई कमी लगे उनको बताओ, उनको सही लगेगा तो ठीक कर देंगे वो। लेकिन वो ओपन सोर्स है, किसी का पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी यूज कर सकता। ठीक है, तो चलो ये तो हो गई तुम्हारा क्या, कंस्ट्रक्टर के बारे में। और ये कोड क्या कर रहा है भाई? यूट्यूब का है, कौन सा? यही है। चलो यही कोड रन करते हैं जो है। कहाँ तक का कोड रन कर रहे हैं? ऑनलाइन नंबर 31 के पहले तक का, और ये कोड है वही है लॉगिन करने का। किस पे? यही है, नहीं ये। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद देखो क्या कर रहे हैं, लीड्स पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। तो चलो यहाँ आगे देखो ब्रेक पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ से चलेगा तो कहाँ आके रुकेगा? यहाँ पे देखो लीड्स पे इसने क्लिक कर दिया। अब सपोज करो हमें क्या करना है कि ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन या लिस्ट बॉक्स या कुछ भी। हमें इसी में क्या करना है, सर्च करना है। क्या करना है? जैसे ऐसे फंक्शनलिटी समझो किस लिए है, एप्लीकेशंस में होता है ना, इसमें है जैसे तुम सर्च कर सकते हो। क्या? जैसे मान लो जैसे तुम्हारे इसी प्रोजेक्ट में जो लीड्स हैं मान लो हजारों होते, तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ती तो तुम उसे क्या करते? सर्च करते हैं ना। हर जगह सर्च की फंक्शनलिटी होती है, तो इसलिए बता रहा है क्या सर्च करना है वो डालो। दूसरी चीज़ कह रहा है कि किस में सर्च करना है, मतलब यहाँ तो जो भी है कि भाई लीड नंबर या लास्ट नेम या फर्स्ट नेम किस में सर्च करना है। इसके बाद सर्च नाउ बटन पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे तो ये सर्च करके बता देगा। तो दो काम करने हैं। नंबर एक, मान लो हमें यहाँ टाइप करना है, सपोज करो हमें सर्च करना है किसमें, सर्च करना है कहाँ, पंकज। ठीक है, और सर्च कहाँ करना है, लीड नंबर में, तो मिलेगा। ध्यान से देखो लीड नंबर क्या है। जब यहाँ पे नया लीड बनाते हो तो क्या आता है, लीड नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सब आता है कि नहीं। अगर तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हो क्या, लीड नंबर, तो ये पंकज जाके ढूंढेगा कहाँ, लीड नंबर के अंदर। लीड नंबर के अंदर कहीं पंकज है? यहाँ तो कैसे है, LE 7, 11, 12, 13। सर्च करके देखो क्या रिजल्ट आएगा। नो लीड फाउंड। सही बात है, गलत ढंग से ढूंढ रहे हैं ना। अब यही तुम ये करते, लीड नंबर में नहीं, कहाँ ढूंढते, फर्स्ट नेम में। तो जिस लीड में पंकज नेम होगा, फर्स्ट नेम में वर्ड, उसको ढूंढ के लाएगा। 8 हैं। देखो एक और भी था ना कुछ, मारिया मिलर करके,
उसमें वो देखो अब नहीं आया क्योंकि तुमने जो सर्च किया है। तो ये फंक्शनलिटी है कि नहीं, मान लो यही हमें ऑटोमेट करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सर्च फार के अंदर क्या करना होगा, टाइप करना होगा। तो भाई कुछ भी करना होता है तो आपको पता ही है अब क्या करना होता है, सबसे पहला काम क्या है, इंस्पेक्ट करना। सबसे पहला काम यही है कि हम क्या करें, अपने एलिमेंट को जिस पे काम करना है उसको इंस्पेक्ट करें। देखें भाई टैग क्या है इसका, इनपुट है, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू टेक्स्ट है, क्लास की वैल्यू txt बॉक्स है, स्टाइल की वैल्यू ये है, नेम की वैल्यू ये है। चलो हमको नेम थोड़ा सा दिख रहा है, ट्राई मार के देख लेते हैं सही है कि नहीं। तुमको पता है नेक्स्ट बात लिखना, कंट्रोल F करना, डबल स्लैश क्या लिखना, टैग नेम। टैग नेम क्या है, इनपुट, डबल स्लैश इनपुट। हमने नेम की वैल्यू कॉपी की थी तो @name इक्वल्स टू नेम की वैल्यू। और ये देखो सही जगह सही एलिमेंट को हाईलाइट कर रहा है, 1 of 1 आ भी गया है, मतलब मेरा XPath क्या है, सही है। चलो भाई हम यहाँ क्या करते हैं, फिलहाल जो कोड लिखने जा रहे हैं, एक काम करते हैं, चलो भाई इसी में बताते हैं। ये लो यहाँ क्या कर रहे हैं, वही सेम कर रहे हैं ना, यूज़र नेम डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, सबमिट बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, लीड्स पे क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद सर्च करना है तो हमें वहाँ टाइप करना है, तो लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट XPath। और भाई देखो XPath हम लिख ही लिए हैं, और ठीक है क्या, क्या था यार उसका XPath। चलो कोई इशू नहीं, पहले सब क्या कर देते हैं, क्लोज। चलो इस बार ऐसे नेम क्या था, सर्च अंडरस्कोर टेक्स्ट शायद था या txt था। आज देखो इसी को कर रहे थे ना, नहीं txt बॉक्स तो क्या था, क्लास था। इसके पास एक क्या है, नेम है ना, हम ये नेम यूज करने के लिए सोच रहे थे। वैसे ही पता है आपको XPath कैसे बनता है, डबल स्लैश टैग नेम @name इक्वल्स टू नेम की वैल्यू, ठीक है। और डॉट आपको पता है कुछ टाइप करना है तो क्या, सेंड की। मान लो हमें सर्च करना है पंकज, तो हमने सर्च कर दिया क्या, पंकज, ठीक है। अब ये चलेगा तो क्या टाइप करेगा, पंकज टाइप करेगा, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे मान लो हम पंकज टाइप करवा देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐसे लीड नंबर रहेगा, हमको सर्च करना है कहाँ, फर्स्ट नेम में। तो हमको इस ड्रॉप डाउन में आना है और फर्स्ट नेम को क्या करना है, सेलेक्ट करना। ध्यान से देखना, यहाँ आना है और फर्स्ट नेम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, मतलब इस तरह से। अब वैसे देखें तो दो काम दिख रहा होगा कि एक तो क्या किए,
क्लिक किए। अगर मैनुअली बात करें, एक आदमी से कहो कि भैया सेलेक्ट करो, तो आगे क्या करेगा? पहले क्लिक करेगा, ये खुलेगा, फिर आएगा इसमें ढूंढेगा, अपने काम की चीज़ क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। मान लो उसे कुछ और सेलेक्ट करना हो, ईमेल करना हो, तो यहाँ आएगा सर, वो पहले वहाँ क्लिक करेगा, खुलेगा, फिर यहाँ क्लिक करेगा, 2 काम करेगा तो होगा, है ना। और तुमको एक कल बात बताए थे हम, ये ड्रॉप डाउन है या लिस्ट बॉक्स है, इसकी सबसे बड़ी पहचान याद रखना ये है, इसको इंस्पेक्ट करके सबसे पहले देखना। देखने में तो लगा ये ड्रॉप डाउन जैसा है कि भाई क्लिक करना है, खुल रहा है, उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखना। अगर उसका टैग क्या है? सेलेक्ट है, तभी समझना कि ये ड्रॉप डाउन है। अच्छा, चाहे ड्रॉप डाउन हो चाहे बटन, कोई भी हो, काम करना होगा तो सबसे पहले उसका एक्सपाथ चाहिए, उसका वेब एलिमेंट तुमको बनाना पड़ेगा। हर काम में देखा है कि नहीं? अरे कुछ भी करने गए पहला काम क्या करते हो? पहले भाई किसी एलिमेंट पे चाहे क्लिक करने को कहें, चाहे साइज निकालने को कहें, चाहे सेंड कीज कुछ भी करने को कहें, तो पहला काम क्या करते हो? पहले भैया एलिमेंट ढूंढोगे तब तो काम करोगे। ढूंढने का तरीका है कि भैया एक्सपाथ लिखो, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखो, उसी के अंदर बाई डॉट एक्सपाथ करके एक्सपाथ भेजो, तब तुम वेब एलिमेंट पाओ। इसके बाद चाहे क्लिक करो चाहे सेंड, ये काम तो करना ही पड़ता है ना। अब भले ये ड्रॉप डाउन है तो ये भी एक क्या? वेब एलिमेंट ही। अच्छा, कितना अच्छा नाम रखा, हर चीज को बोलते हैं वेब एलिमेंट। हर चीज जो दिख रही है यहाँ पे, ये भी वेब एलिमेंट है, ये भी जितने हैं सब क्या है? वेब एलिमेंट। देखो कहाँ से ये वर्ड आया, वेब मतलब ये जो पेज है इसी को वेब पेज बोलते हैं ना। और एक वेब पेज इन्हीं छोटे छोटे आइटम से मिलके बना होता है ना, एलिमेंट से, तत्वों से मिलके बना है, इसीलिए क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो अब आते हैं जरा, इसीलिए भाई इस पे भी काम करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है? इसका भी क्या लिखना है? एक्सपाथ। अच्छा बताओ, एक्सपाथ है ना, बनाएं इसका, कैसे बनाएंगे? इसका टैग ने भाई सबसे पहले क्या करते हो तुम? इंस्पेक्ट करते हो। इंस्पेक्ट करने के बाद देखते हो ये क्या है? टैग ने। ये क्या है? एट्रीब्यूट और वैल्यू। अब ये बताओ हमें तुम लोग सब लोग कि यहाँ 2 एट्रीब्यूट हैं, कई एट्रीब्यूट हैं, नेम भी है, आईडी भी है, क्लास भी है, स्टाइल भी है। कौन सा यूज करना चाहिए? देखो, क्लास का मतलब जानते हो क्या होता है इसमें? HTML में याद रखना एक बार, क्लास कई बार कैटेगरी को डिनोट करती है। यहाँ भी मतलब अगर 10 बटन होंगे तो कई बार तुमको दिखेगा कि 10 के 10 की क्लास क्या है? सेम है। 10 के 10 की क्लास क्या है? तुमको जैसे 10 बटन दिख रहे हैं, 10 टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं, तुम पता चला गए इंस्पेक्ट किए, देखे सबकी क्लास क्या है? सेम। लेकिन इसके पास क्या है? नेम। नेम पे हम भरोसा करते हैं क्योंकि हर एलिमेंट का नेम क्या होगा? जनरली अलग अलग, या एक भी हो सकता है, लेकिन नेम। और फिर क्या है? आईडी। हम इन दोनों पे भरोसा करते हैं, लेकिन जब बात नेम और आईडी में चुनने की आए तो हम आईडी पे करते हैं। रीजन, नेम डुप्लीकेट हो सकता है। HTML में 2 या 4 एलिमेंट का नेम क्या हो सकता है? सेम हो सकता है, लेकिन आईडी हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है, अलग होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या है, अगर नेम और आईडी दोनों हो तो पहले तो ये देखते हैं कौन स्टेबल है। अगर मान लो दोनों स्टेबल हैं, स्टेबल का मतलब दोनों बार बार चेंज नहीं हो रही है, तब हम दोनों में से चुनाव करना होगा तो हम आईडी का करेंगे। कहेंगे कि हम आईडी के अंदर तो एक गुण एक्स्ट्रा है कि ये ऑटोमेटिक यूनिक होता ही रहता है, ये डुप्लीकेट नहीं होता। तो चलो आईडी यूज कर लेते हैं, भले एक्सपाथ ही लिखना है, तरीका वही है ना, // सॉरी देखो, ये लो भाई, ये तो आईडी, दूसरा भी एक है, इसकी भी आईडी क्या है? सेम है भाई। ये फर्स्ट है और सेकंड क्या नीचे भी है क्या? हाईलाइट तो करेगा ना,
यहाँ देखो, लेकिन आईडी भी क्या है, डुप्लीकेट है, बट जनरली नहीं होती। तब भी तुम रिलाई हमेशा किस पे करना, आईडी पे ही। तब यार इसमें क्या करें, इसमें तो 1 ऑफ 2 आ रहा है और हमको किस पे काम करना है, मेरा वाला ये है ना 1 ऑफ 2 1 है ना, ये देखो। तो वैसे तो एक चीज़ जानते हो सब लोग ना, कि अगर तुम लिखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट था बाई डॉट एक्स पाथ और यहाँ एक्स पाथ 2, ये एक्स पाथ जाके ढूंढेगा 2 मिलेंगे तो एरर नहीं देगा। 2 में से कौन सा उठा के लाएगा, पहला वाला। तो ये क्या हो गया, वेब एलिमेंट किसका, ड्रॉप डाउन। तो ये बात समझ में आई कि पहले हमने क्या किया। अब एक चीज याद रखना, क्लिक सेंड की ये सब करने का मेथड तो वेब एलिमेंट के पास था ना, तो याद रखना ड्रॉप डाउन पे काम करने के लिए, ड्रॉप डाउन पे वर्क करने के लिए वेब एलिमेंट के पास कोई मेथड नहीं होता। इसके लिए सेलेनियम वालों ने एक अलग से क्लास बनाई है और उसका नाम है क्या, सेलेक्ट। क्या नाम है, सेलेक्ट। एक क्लास है, ये देखो, जिसका नाम क्या है, सेलेक्ट। इसी क्लास के अंदर सारे मेथड्स हैं जो ड्रॉप डाउन पे काम करते हैं। भाई बात समझ में है? और नहीं, ये देखो, पहली बात तो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी सेलेक्ट लिखा है सर, यहाँ भी सेलेक्ट लिखा है। ये सिर्फ एक संयोग है। HTML वालों ने तो भाई सेलेक्ट टैग बनाया ही है 20-30 साल से। बाद में सेलेनियम वालों ने जब अपना टूल बनाया, उनको भाई मेथड हर काम के लिए चाहिए थे। तो बहुत से मेथड तो ऐसे कॉमन थे जो जनरली सबके साथ लगते थे, जैसे क्या, क्लिक करना, सेंड कीज करना, टेक्स्ट निकालना, एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालना, साइज निकालना, ये निकालना, वो सब मेथड उन्होंने क्या किए, एक क्लास के अंदर रखे जिसका नाम क्या रखा, वेब एलिमेंट। लेकिन कुछ काम और भी थे जो बड़े कॉमन नहीं थे, थोड़े अलग थे। जैसे क्या, कि किसी ड्रॉप डाउन में जाके वैल्यू क्या करना, सेलेक्ट करना। किसी ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू सेलेक्टेड है उसकी वैल्यू लेके आना। एक ड्रॉप डाउन में टोटल कितनी वैल्यू है वो सारी वैल्यू लेके आना। इस टाइप के काम जो थे। अच्छे बताओ, क्या इस टेक्स्ट बॉक्स में भी जाके कुछ सेलेक्ट करोगे? नहीं ना, या तो टाइप करोगे ना। ये सेलेक्ट वाला काम कहाँ करोगे, ड्रॉप डाउन में ही करोगे ना। तो उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट होते हैं जो जिन्हें बोलते हैं क्या, ड्रॉप डाउन, और जिन पे कुछ अलग ढंग के काम किए जाते हैं। जैसे क्या करना, सेलेक्ट करना। जैसे क्या करना, सेलेक्ट करना, क्या सेलेक्टेड है वो निकालना, कितने हैं टोटल, 8 हैं कि 10 हैं कि 20 हैं यहाँ पे, वो निकाल के ले आना। इस टाइप के काम। तो इसके लिए इन लोगों ने एक अलग से क्लास बनाई और संयोग से उसका नाम भी क्या रखा, सेलेक्ट। इसी क्लास के अंदर वो सारे मेथड हैं जो ड्रॉप डाउन पे काम करते हैं। क्लियर है? और ये भी बता दें सारे मेथड्स कैसे हैं मालूम है, नॉन स्टैटिक। तो तुम्हारे पास क्या रास्ता है भाई, क्लास का नाम बता दिए, जो मेथड कॉल करने हैं वो भी बता दिए नॉन स्टैटिक है। तो तुम क्या करोगे, क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, और नॉन स्टैटिक मेथड क्या करोगे, कॉल करोगे। तो चलो, न्यू लिखा और हमने क्या लिखा, सेलेक्ट लिखा। एरर दे रहा है, देखो हमने इंपोर्ट नहीं किया। चलो इंपोर्ट कर लेते, सेलेनियम वाला है ना। चलो इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। फिर भी क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। जनरली भाई इंपोर्ट देने के बाद एरर खत्म हो जाती है। जब भी एरर आए तो कर्सर लेके जाओ, देखो भाई क्यों दे रहा है, क्या लिखा है, पढ़ो, ऐड आर्गुमेंट टू मैच। सोचो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वो एरर दे रहा है और कर्सर लेके जाओ तो बोल रहा है ऐड आर्गुमेंट टू मैच।
ऐसा इसके पहले नहीं देखा था? ऐसा कब होता था? जब किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटर मांगता है तब होता है। यार यही तो दिखाए थे अभी 5 मिनट पहले। भाई ऐसा नहीं कि बस सुन लिए उस समय समझ में आ गया। जब वो चीज दिखाई दे तो दिमाग में स्ट्राइक भी करना चाहिए, तब तो समझे। अब ये देखते ही दिमाग तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए था। अगर यहाँ कर्सर तुरंत जोड़ो तो सही अपने दिमाग को, आप चीज़ों को। जैसे ही देखते ऐड आर्गुमेंट टू मैच लिखा हुआ दिखता तो तुरंत गेस कर लेते। एक क्लास है जिसका नाम क्या है? सेलेक्ट। और उस सेलेक्ट क्लास को चाहिए क्या? आर्गुमेंट या पैरामीटर। तो भैया क्लास थोड़ी मांगता है आर्गुमेंट या पैरामीटर, कौन मांगता है? कंस्ट्रक्टर मांगता है। तो तुम तुरंत जान जाते हैं कि सेलेक्ट एक क्लास है, उसके अंदर क्या है? कंस्ट्रक्टर है और वो पैरामीटर मांग रहा है। और ये भी लिखा है कि पैरामीटर में क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। सब लिखा है, कहीं कुछ नहीं जाना है, खुद ही बता रहा है। और आखिर इस ड्रॉप डाउन का वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट तुमने बनाया कि नहीं बनाया? बनाया है ना। तो वही मांग रहा है, बस वही यहाँ पे क्या करो? भेज दो। एरर गई। याद रखना कौन सी क्लास है? सेलेक्ट। और याद रखना सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऐसे बनाओगे तो एरर देगा, उसमें पैरामीटर भेजना पड़ेगा, क्योंकि सेलेक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है। और पैरामीटर का भी टाइप क्या होगा? वेब एलिमेंट। क्या होगा? बता रहा है साफ साफ सब कुछ। नहीं डाले थे देखो एरर दे रहा था कि नहीं? कर्सर लेके जाओ, आ रहा है वेब एलिमेंट दो। और अब सेलेक्ट क्लास का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसका नाम रख दिया क्या? सेल सर्च। कुछ भी नाम रख सकते हैं ना यार, ऑब्जेक्ट है, जो मन करे वो नाम रखें वेरिएबल का नाम। अब देखो, अच्छा ये बताओ, जो ये वेरिएबल है सेल सर्च नाम का, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट आएगा? सेलेक्ट क्लास। तो डॉट करने पे किसका मेथड दिखाएगा? सेलेक्ट क्लास। दिखा रहा है कि नहीं? अब इसी में एक मेथड है, क्या लिखा मेथड का नाम? सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। सबसे ऊपर वाला देखो, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। बताओ ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है? मांग रहा है ना। देखो स्ट्रिंग टाइप का, वो कह रहा है क्या सेलेक्ट करना है बताओ। जैसे हम कह दें कि हमको सेलेक्ट करना है इसमें से क्या? फर्स्ट नेम। तो भाई यहाँ हम लिख देंगे फर्स्ट। अच्छा सब कैसे सेलेक्ट करोगे भाई? ये तो सोचो, एक टाइम पे तो एक ही होगा है। दूसरा सेलेक्ट करोगे तो पहला क्या हो जाएगा? हट जाएगा ना। लेकिन नहीं, ऐसे ड्रॉप डाउन भी होते हैं जिनको बोलते हैं मल्टी सेलेक्ट। ड्रॉप डाउन हाँ दो टाइप के होते हैं। ड्रॉप डाउन क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं सिंगल सेलेक्ट, एक को बोलते हैं मल्टी सेलेक्ट। जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये सब क्या है? सिंगल सेलेक्ट है। जनरली जो तुम देखते हो सारे क्या होते हैं? सिंगल सेलेक्ट। उसमें एक टाइम पे एक ही वैल्यू सेलेक्ट हो सकता है। क्या डिस्टर्ब हो गई होगी?